सिटी हॉस्पिटल अजमेर। कल शाम जो घटना घटित हुई थी, आपको क्या लगता है इसमें गार्ड का इस तरह चिल्लाना और बेहोश हो जाना, होश आने पर बदहोश हालत में हॉस्टल में दूसरी मंजिल की तरफ देखना और उसका शरीर शिथिल पड़ जाना, ये सब क्या है? हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में दूर खड़ी गीतांजलि मैडम एक अन्य महिला से कहती हुई, इतनी देर में डॉक्टर प्रशांत बाहर आते हैं, ये जो आदमी एडमिट है इसके साथ आप दोनों में से कौन है उनके साथ? अनन्या ने कहा, हम दोनों हैं उनके साथ सर, वो हमारे हॉस्टल में गार्ड की ड्यूटी कर, वहाँ की देखरेख और अन्य काम भी करते हैं। इतने में गीतांजलि बोलती हैं, डॉक्टर साहब अब कैसी है उनकी हालत? डॉक्टर प्रशांत कहते हैं, मरीज की हालत से पहले बेहतर है। यदि आप लोग उन्हें समय पर एडमिट नहीं कराते तो हृदय गति रुकने से उनकी मौत भी हो सकती थी। थैंक गॉड, अनन्या ने कहा, सब ठीक है। डॉक्टर अगले दिन डिस्चार्ज करने को कहकर वहाँ से चले जाते हैं। वहीं हॉस्टल में सभी लोग इस घटना से परेशान होते हैं क्योंकि कुछ भी सही नहीं हो रहा था। दूसरी तरफ पुलिस ऑफिसर चेतन नागर अनुराधा मैडम के केबिन में पहुंचते हैं और कुछ देर बाद अपना सर कुर्सी से टिकाए मैडम का वेट करते हैं। अनुराधा मैडम कुछ देर में अपना एक जरूरी काम खत्म हॉस्पिटल में गीतांजलि मैडम को फ़ोन कर गार्ड का हाल जानने लगी और थोड़ी ही देर में अपने केबिन में पहुंच जाती। नागर सर कुर्सी से सर टिकाए काफ़ी देर से मैडम का इंतजार कर गार्ड वाली घटना को सोचकर कुछ संदेह प्रकट कर रहे। इतनी देर में उनकी चेतना लौटी और वे प्रत्यक्ष मैडम को सुन सकते। अनुराधा मैडम, सॉरी सिस्टर, चेतन जी मैंने थोड़ा आने में देर कर दिया था। आप कहिए, आप क्या लेंगे, चाय कॉफ़ी या ठंडा? ऑफिसर ने कहा, एक गिलास पानी मिलेगा? मैडम ने कहा, क्यों नहीं, और बेल बजाया। बाहर से एक लेडीज़ आई। जी मैडम। अनुराधा मैडम ने सर के लिए एक गिलास पानी लेके आया। तब तक दोनों बैठकर डिस्कस कर रहे थे। साहब के लिए एक ट्रे में पानी, बिस्कुट और कुछ स्नैक्स लेकर एक महिला आई और सामने रखकर वहाँ से चली गई। अनुराधा मैडम, चेतन जी आप पानी लीजिए। ऑफिसर का ध्यान बात करते करते आप इसके दाहिनी साइड रखी एक सुंदर ग्राफ्ट पर गई जो बहुत ही शिद्दत से बनाया गया था और बहुत ही सुंदर लग रहा था। भी उनका ध्यान टूटा और पानी का गिलास उठाते हुए उस कलाकृति को निहारते रहे। जैसे पानी होठों तक आया, उनकी नज़र पानी पर पड़ी और गिलास हाथ से छूट गया। वो उठकर खड़े हो गए, जैसे किसी ने झटका मारकर गिलास को उनसे दूर कर दिया हो। उस वक्त गिलास के परकच्चे उड़कर जहाँ तहाँ फैल गए और एक पल के लिए वह अफसर भ्रमित हुआ कि गिलास में खून था कि फर्श पर। आश्चर्य से वो तो कुछ बोल भी नहीं सकता था। अनुराधा मैडम कुछ फाइलें पलट रही और ऑफिसर नागर अपने आप को संभालने में जुट गए। बाहर से एक लेडीज आई और उसने कांच को हटाया और ऑफिसर ने कहा, मैडम मैं चलता, आज कुछ अर्जेंट काम है मुझे, जिन्हें पूरा करना है मुझे, मैं कल लाऊंगा। अनुराधा मैडम ने कहा, जैसी आपकी मर्जी। और वो ऑफिसर गेट की तरफ लगी अपने कार में बैठने लगा। जैसे ही गाड़ी ऑन किया, गाड़ी थोड़ी देर चलकर ब्रेक हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था। बाहर निकल कर देखा तो टायर ही पंचर हो चुका था। आसपास कोई मैकेनिक नहीं और रात के टाइम मौसम आंधी तूफान के लिए कड़कड़ाती बिजली के साथ मूसलाधार बारिश। सत्यानाश, ये आज का दिन मेरे लिए इतनी भारी क्यों है? चेतन नागर सोचने लगे। तभी एक लड़की हॉस्टल की तरफ चलती हुई आगे बढ़ रही थी। चेतन नागर की नज़र उस पर पड़ी। वही खुले बाल, सफ़ेद सूट और हाथ में कुछ किताबें लिए हुए। चेतन ने उसे आवाज़ दिया, सुनो, यहाँ कोई मैकेनिक मिलेगा? मेरी गाड़ी ख़राब हो गई है। उस लड़की ने कहा, इस वक्त आपको कोई मैकेनिक नहीं मिलेगा साहब। वो ऑफिसर इतने में अपने ऊपर पड़ने वाली बारिश को हाथों से साफ करने लगा और जैसे ही उसकी नज़र उस लड़की की तरफ आवाज़ की दिशा में पड़ी, वो लड़की गायब हो गई। एक बार फिर वो ऑफिसर दंग रह गया और वापस हॉस्टल में ही रुकने का मन बना लिया, क्योंकि इस वक्त उसके साथ बहुत कुछ अजीब हो रहा था जो उसने सोचा भी नहीं। पहले गार्ड का डरना और ऑफिसर को भी सचेत करना। अंदर केबिन में बाहर गार्ड की चीखें सुनना, अंदर केबिन में गिलास में खून दिखना, फर्श पर खून गिरना, वापस जाते हुए टायर पंचर होना और अब ये अज्ञात लड़की का दिखना और ओझल हो जाना। ऑफिसर चेतन नागर के लिए रहस्य समझना अब बहुत ही कठिन हो गया था। अगले दिन सुबह बीती रात हॉस्टल में जो घटनाएं घटी थी उसे देखकर चेतन नागर चैन की नींद से सो नहीं पाए थे। उनके मन में बार बार ये ख्याल आता है, जो कुछ उन्होंने देखा था सामान्य बिल्कुल नहीं था। क्या वाकई भूत प्रेत होते हैं? सुशील गार्ड ने भी सही कहा था। मैंने यकीन नहीं किया था, उल्टा मैंने ही उसे समझाकर शांत कर दिया था कि भूत प्रेत कुछ नहीं होते हैं। ऑफिसर सोचने लगा। डोर की आवाज़, चर्र। चेतन नागर सहमे हुए, कौन कौन? वहाँ अंदर आ जाइए। ऑफिसर नागर को कोई दिखाई नहीं दिया, किंतु ऐसा लगा कि दरवाज़ा बाहर से खोला गया हो। वे उठकर मेन दरवाजे पर जाते हैं और एक महिला उनके लिए नाश्ता लेकर खड़ी थी। चेतन नागर उसे देखते हैं और अचंभे में पड़ जाते हैं। उनके शरीर से प्राण ही निकल गया हो। उनका शरीर बर्फ की तरह ठंडा हो रहा था।
अपनी असहज स्थिति को संभालते हुए महिला से कहा, आप यहाँ कब आईं? आपने दरवाज़ा खोला तो आप मुझे दिखाई नहीं दी और फिर अचानक नाश्ता, ये सब क्या है? महिला, साहब मैंने दरवाज़ा खटखटाया तो अंदर से आवाज़ आई कि आप बाहर खड़ी रहो, सर आ रहे हैं। चेतन नागर अपने जासूसी अंदाज में बोले, तुम पागल तो नहीं हो क्या? दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? मैंने तुमसे कब कहा बाहर खड़े रहने को? बताओ मुझे, वरना एक पुलिस ऑफिसर को बेवजह परेशान करने के जुर्म में सज़ा दिला सकता हूँ। वह महिला चुप हो गई और नागर ने उसे वापस भेज दिया। अब बहुत हो गया, मुझे एक पल नहीं रुकना यहाँ, वैसे भी सुबह हो गई है। चेतन नागर ने अपना फ़ोन और ज़रूरी दस्तावेज उठाया और अनुराधा मैडम के केबिन की ओर चल पड़े। कॉरिडोर से बहुत तेज़ी से चले जा रहे थे, कदमों की आहट में कदम मिलते जा रहे थे। जैसे जैसे वह आगे बढ़ रहे थे कोई उनके साथ चल रहा था। ऑफिसर को कुछ डाउट हुआ और वह अपने कदमों को तेज़ी से आगे की ओर बढ़ाने लगे। गर्दन पीछे करके उस आहट को सुनने की कोशिश में इधर उधर देखने लगे। तभी हॉस्टल के गार्ड सुशील और ऑफिसर चेतन नागर एक दूसरे से टकरा गए। गार्ड और ऑफिसर कुछ संभालते हुए, सॉरी वो मैंने आपको देखा नहीं, चेतन नागर बोले। गार्ड, कोई बात नहीं साहब, आपसे कल रात ही मुलाकात हुई, आज फिर से? नागर बोले, हाँ कल मेरी गाड़ी खराब हो गई थी तो आसपास कोई मैकेनिक नहीं मिला, इस कारण मुझे आपके हॉस्टल में ही रुकना पड़ा। गार्ड, कोई बात नहीं सर, अब तो आपने अनुसी बिटिया की मौत का सच जान ही लिया होगा। गार्ड मुस्कुराते हुए। नागर लड़खड़ाते हुए बोले, अच्छा अपना ख्याल रखो, मैं चलता हूँ। और ऑफिसर गार्ड की बातें सोचते हुए हॉस्टल से निकल रुचि जो अनुसुई की दोस्त हुआ करती थी, उसने ऑफिसर को इस तरह देखा तो उसने सोचा गीतांजलि मैडम की सच्चाई उनके सामने रख दी। लेकिन मैडम ने उस दिन चेताया कि जब वो अपने बेड से नीचे गिर गई थी, अगर किसी को कुछ बताया तो हॉस्टल से बाहर निकाल दूंगी। रुचि अपने कस में थी। उसकी एक रूममेट साथी रीमा वहां पहुंच गई। वो अनुराधा मैडम से कुछ आवश्यक बात करनी नजर कॉरिडोर में दूर खड़ी रुचि पर पड़ी। रुचि, रीमा चिल्लाते हुए उसके पास गई, रुचि के कंधे पर हाथ रखकर रुचि चेतना में आई। रीमा बोली, रुचि क्या हुआ तुम्हें? इस तरह क्यों खड़ी हो यहाँ? चलो रूम में चलते हैं, काम है अनुराधा मैडम से। तो मैं भी अभी आती हूँ। रुचि ने सोचा कि रीमा से सारी दिल की बात बता दूँ, लेकिन गीतांजलि मैम, और सोचते हुए अपने रूम की तरफ चली। तांत्रिक का आगमन का दिन फिर कोई ना कोई बवाल का बवंडर लेकर आया है। पहले चेतन नागर जैसे एक ऑफिसर की छुट्टी हुई, अब ये तांत्रिक बाबा। उफ, ना जाने और क्या क्या होगा यहाँ। रीमा सोचते हुए केबिन के अंदर तांत्रिक बाबा को देखकर उनसे पूछने लगी, बाबा आप यहाँ किस लिए आए हो? तांत्रिक बाबा अलख निरंजन के स्वर में, हाथ में एक लाल थैला पकड़े हुए, दूसरे हाथ में तालजिए बजाकर अलग निरंजन की धुन देते हुए, पैरों में चप्पल भी नहीं, काले भरे कपड़ों में कमर पर लाल पट्टी बांधे हुए, सिर के बाल घुंघराले और माथे पर चंदन का टीका लगाए रीमा के सामने खड़े थे। उनके अलख निरंजन के स्वर ने अनुराधा मैम को बाहर आने पर मजबूर कर दिया। कौन? अनुराधा मैडम ने आवाज लगाई। अलख निरंजन की धुन कुछ शांत हुई। तांत्रिक बाबा अनुराधा मैम के पास को देख कर अनुराधा मैम कुछ भयभीत हुई। कहीं सचमुच भूत उनके होंठ फड़फड़ाने लगे, कहीं उनका सपना सच तो नहीं था। मैंने अपने रूम में किसी लड़की को पानी रखते हुए देखा और उसकी आवाज़ मेरे पूरे कमरे में गूंजने लगी। मेरी आंख लगते ही मुझे सपना आना शुरू हो गया। गीतांजलि को मुझे आवाज़ लगाना था। कौन मारना चाहता है उसे? अनुराधा मैम के जहन में सवाल का नाम ही नहीं ले रहे थे। बाबा उनके चेहरे के भाव पढ़कर मुस्कुरा रहे। उन्होंने कहा, बिटिया देख, तू डर गई है ना, तेरे इस हॉस्टल में भूतों का साया है। तूने 2 साल से यहाँ बहुत कुछ देखा है। अब मैं आ गया, सबको अब डरने की जरूरत नहीं है। रीमा, उसने सारी बात सुन ली और खौफ के मारे उसका शरीर कांपने लगा। वह सोच नहीं पा रही थी कि क्या करें, इस भूत या हॉस्टल में रहना पड़ेगा या वापस घर जाना पड़ेगा। तांत्रिक ने रीमा की ओर बड़े प्यार से देखा, बोले, बेटा तू डर मत, मैं सब ठीक कर दूंगा, जा अपने कमरे में। तांत्रिक बाबा की बात सुनकर रीमा कुछ शांत हुई और सवाल के घेरों में उलझे दौड़ते हुए रुचि को घटना से जुड़ी सारी बातें बताने को व्याकुल हो उठी। उधर रुचि भी अपने मन में बहुत सारे राज छुपाए बैठी थी। रुचि अपने कमरे में अकेली बैठी सोच रही। अपने मन में उठते अनगिनत सवालों के बीच उलझी रुचि गीतांजलि मैडम की चेतावनी याद करती है, फिर टक देखने लगती है। वहीं कॉरिडोर से भागते हुए आने पर रीमा की सांसें तेज रफ्तार में चल रही। हासिल कर लिया हो या किसी बात से भयभीत हो, किंतु संभावना कुछ भी हो सकती थी। यहाँ तो पासा ही उल्टा था। ये तो वही जानती थी कि किस कदर वह घुटन महसूस कर रही थी, किंतु रुचि को बताकर उसे काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा था। उसके कदम मानो जमीन पर ना हो।
एक विचलित स्थिति में दोनों बदहास सी लग रही थीं। नीचे हॉल में पूजा की तैयारियां चल रही थीं। हॉल के चारों तरफ रोशनदान को खोल दिया गया था, शायद हवन का धुआं कुछ बाहर निकल जाए। कुछ रंगीन पर्दे जो हॉल की शोभा बढ़ा रहे थे, जिसको वार्ड लेडी कामना ने उतार दिया था, और एक एक करके सारी व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई थीं। हॉल के बीचों बीच ग्राउंड फ्लोर, जहां अक्सर हॉस्टल के फंक्शन सामूहिक रूप से आयोजित किए जाते थे। चूंकि कोई भी सेलिब्रेशन उसी हॉल में होता था जिसमें पूरा हॉस्टल शामिल हो जाता था। आज वही हॉल है, वही समूह है, वही लोग हैं, नई जिज्ञासाएं, किंतु तांत्रिक का आगमन एक रहस्य है। कामना सोचते हुए अपने काम में लगी हुई थी, और एक एक करके सभी महिलाएं और लड़कियां पहुंची। इस कवायद में अभी हवन सामग्री स्थापित हो ही रही थी कि तांत्रिक बाबा अनुराधा मैम से परमिशन मांग रहे थे। अनुराधा मैम से परमिशन लेकर गार्ड सुशील के साथ पूरे हॉस्टल का राउंड लगाने लगे। अनुसी के कमरे तक पहुंचते हुए उनको कोई नकारात्मक ऊर्जा का आभास तेजी से हुआ। एक आहट, अनजाना सा भय जिसको गार्ड भी महसूस कर रहा था, और वह भीतर ही भीतर डरा हुआ था। एक तसल्ली थी इस बात की कि तांत्रिक बाबा साथ में हैं और वो उसे कुछ नहीं होने देंगे। तांत्रिक ने अपने मंत्रों का उच्चारण तीव्र कर दिया और बाहर हवाएं काफ़ी तेज चल रही थीं। तूफानों के वेग से दरवाजे की खिड़कियां चरचराने की आवाज़ आने लगी। तांत्रिक बाबा की निगरानी में मॉरिसन हॉस्टल का पूरा निरीक्षण हो चुका था। अब वे ग्राउंड फ्लोर पर आ गए। साथ में सुशील गार्ड उनके साथ साथ चल रहा था, अपने कदमों को बाबा के कदमों के साथ तेजी से बढ़ा रहा था। अब दोनों हॉस्टल में पहुंच चुके थे। हवन की तैयारियां चल रही। बाबा को हॉल में देखकर कुछ की आंखें फटी की फटी रह गईं। गीतांजलि मैम, जो कि अपने पापों को छुपाने में लगी हुई थी, जिसने रुचि को धमकी दी थी कि वो आज अपने गुनाहों को याद कर रही थी। ऐसा लग रहा था मानो यमराज समक्ष खड़े हों और तुम्हें गुनाहों को कबूलने को कह रहे हो। गीतांजलि चिंताग्रस्त अवस्था में सोचते हुए अनुराधा मैम, जो हवन स्थल के पास खड़ी हुई, उन्होंने देखा कि गीतांजलि मैम कुछ भयभीत लग रही थी। उन्होंने खिड़की के बाहर नज़र घुमाई और देखा कि मौसम काफ़ी खुशनुमा है, किंतु गीतांजलि मैडम के चेहरे पर डर और पसीना साफ झलक रहा था। तभी गीतांजलि को आवाज़ लगाया, गीतांजलि सुनो, मेरे पास आओ। अनुराधा मैडम ऊंचे स्वर में। शायद गीतांजलि मैडम पत्थर की मूर्ति में तब्दील हो गई थी। उनकी इतनी खराब हालत देखकर बाकी लड़कियां ठहाके लगाकर हंसने लगी। रीमा और रुचि अपने ग्रुप के साथ दूर खड़े होकर हंस रही थी। अब अनुराधा मैडम खुद गीतांजलि के पास गई और उनके कंधे पर प्यार से हाथ रखा और जोर से हिलाया। अब उनकी तंद्रा टूटी और जबान से एक ही शब्द नहीं निकला, मैंने अनुसुई को नहीं मारा, वो ठाकुर है। और सन्नाटा सा छा गया। चकित रह गए। अनुराधा मैडम के होश उड़ गए। ये क्या सुन रही हूँ मैं? गीतांजलि मैडम ने कहा, मुझे तुमसे उम्मीद नहीं थी, तुम गुनहगार हो। अब गीतांजलि सफाई पेश करने लगी और अपनी बातों में उलझाकर सबका ध्यान भटकाने लगी। एक बार फिर पीछे से आवाज़ आई, आज बच गई मैडम, पता नहीं इनके पापों का घड़ा कब भरेगा। रुचि बुदबुदाते हुए। गीतांजलि ने पीछे मुड़कर देखा तो वही रुचि थी। उफ, इस लड़की ने तो मेरे नाक में दम कर रखा है, गीतांजलि रुचि को घूरते हुए बोली। इस गर्मी के बीच में तांत्रिक बाबा ने माहौल को शांत किया था कि विश्वास दिलाया कि जो भी यहाँ घटना घट रही है इसके पीछे किसी का हाथ है, लेकिन आप लोग चिंता मत करो, मैं सब ठीक कर दूंगा। और हाल में मौजूद छात्राओं, अध्यापकों और गार्ड और अन्य वर्कर सब ने चैन की सांस ली। आज बहुत दिन बाद लग रहा था कि सब कुछ यहाँ पर ठीक होने जा रहा था। अनुराधा मैडम सोचते हुए होंठों के बीच कम फासले लिए धीरे स्वर में बोली, तांत्रिक सिद्धि और नकारात्मक ऊर्जा के खिलाफ मंत्रों का स्वर गूंजने लगा। ओम क्ली चामुंडा स्वाहा, ओम क्ली चामुंडे स्वाहा, खाली शक्तियाँ प्रकट हो। ओम क्ली चामुंडे स्वाहा, ओम क्ली चामुंडे स्वाहा, स्वाहा स्वाहा स्वाहा। हवन में सामग्री डालते हुए यज्ञ की अग्नि चरम पर थी। दहकती आग और बाबा के मंत्रों का तेज उच्चारण कुछ विचलित करने वाला अज्ञात शक्ति का प्रतिकरण जो कि केवल तांत्रिक बाबा ही देख सकते थे। उन्हें हवन सामग्री डालना बंद कर और उस आत्मा से कनेक्ट होने लगे। अपनी आंखें बंद कर उनको सवालों के जवाब मिलने ही वाले थे कि पीछे से हवा का एक झोंका बहुत बड़ा बवंडर की तरह जैसे सब देख सकते थे। ऐसा लग रहा था जैसे समुद्र तट पर चक्रवात आ गया। उस अज्ञात हवा का तांत्रिक बाबा से टकरा को मूर्छित कर देना। अब सबकी नजरें खिड़की की तरफ आ गई जहाँ वे बहुत तेज तूफान देख रहे थे। अपने पूरे बेग के साथ आया था। इतना भारी बेग हवन के दौरान भी नहीं आया था। फिर ये सब क्या है? अनगिनत सवाल वापस कड़ियाँ उलझती चली गईं। अब सबको तांत्रिक बाबा के होश में आने का इंतजार था। दोस्तों, इस पार्ट में इतना ही। हम इसके नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे आगे क्या होने वाला है। दोस्तों, पहला और दूसरा पार्ट देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है।